हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का टॉपिक मोशन। आइए, आज का हमारा टॉपिक है मोशन और हम इस लेक्चर में पूरा मोशन चैप्टर जो है क्लास 9th का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जितना भी टॉपिक है हम सारे के सारे आज इसमें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मोशन, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय मोशन। तो मोशन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे समझिए, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी। एट द पॉइंट ए राम इज स्टैंडिंग एंड आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी। राम जो है पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट बी पर मूव करना शुरू कर देता है, पॉइंट बी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ क्या स्टार्ट होगी, राम की मूवमेंट। राम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, कोई बर्ड हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो बेसिकली मोशन क्या है, यहाँ देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स कैन एनीथिंग whether it is living or non-living, object or body, anything, कुछ भी हो सकती है, whether it is living or non-living। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि राम ने ए से बी पर गया, तो राम की क्या स्टार्ट हुई, मूवमेंट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसे बोलते हैं मोशन, कि दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अगर राम मूव कर रहा है तो राम मोशन में है। अगर राम मूव नहीं कर रहा है, राम इज ओनली स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, राम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए पर ही खड़ा है, इट मीन्स राम इज एट रेस्ट। इफ राम इज एट पॉइंट ए, अगर राम पॉइंट ए पर है, तो यहाँ से हमें दो डेफिनेशंस मिलती हैं। एक डेफिनेशन मिलती है मोशन की और एक डेफिनेशन हमें मिलती है रेस्ट की। तो हम अब प्रॉपर्ली डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि मोशन की क्या डेफिनेशन है और रेस्ट की क्या डेफिनेशन है। मोशन की अगर हम बात करते हैं तो दोबारा से यहाँ आ जाएंगे हम इसी डायग्राम पे। राम कहाँ था, ए पर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट को ये क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। कहाँ पहुंचा राम, बी पर, दिस इज द टारगेट या फिर डेस्टिनेशन। और इन फिजिक्स टारगेट और डेस्टिनेशन को क्या बोला जाता है, फाइनल पॉइंट। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकलती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट, that object is said to be in motion। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्ट की, तो रेस्ट का क्या मतलब है, इफ देयर इज नो मूवमेंट the object with respect to its initial point, the object is said to be in motion। जब ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहलाया जाएगा, वो
रेस्ट स्टेज कहलाई जाएगी। तो दो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, एक है मोशन और एक रेस्ट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर अब इन्हीं दोनों के ऊपर हम आगे करने जा रहे हैं। राइट, क्लियर है। अब अगर हम मोशन की बात करते हैं तो बेटा आप लोगों ने बहुत सारे तरह के मोशन पढ़े होंगे। मोशन बहुत सारे तरह के होते हैं, कोई एक आध तरह का तो होता नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की, तो क्या क्या मोशंस हैं, किस किस तरह के जो आपने सुने भी हैं, बताइए जरा मुझे। एक होता है लीनियर मोशन, ठीक है, क्या लीनियर, या क्लास 7th और 8th में भी पढ़ते हैं लीनियर मोशन। एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह से बहुत सारे मोशन होते हैं। ठीक, हम यहाँ पर कौन कौन से मोशन पढ़ने वाले हैं, लीनियर मोशन और बेसिकली सर्कुलर मोशन की हम यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 कर लिया नोट आप लोगों ने। पॉज करेंगे वीडियो को और नोट करना शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मोशन पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का, कुछ टर्म्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले वो वाली टर्म्स जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम डिस्टेंस। ठीक, अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ पर होम है और बी पॉइंट पर क्या है बेटा, स्कूल है। ठीक, और सी पॉइंट पर क्या है, पार्क है। ठीक, अब राम ने शुरू करा अपने घर से, उसको कहाँ जाना था, स्कूल जाना था। तो वो कैसे जाता है, वो एक बस के थ्रू जाता है। तो बस जो है उसको यहाँ से एक बच्चे को और पिक करना था। तो बस ने पहले पार्क पे से एक बच्चे को पिक करा, एक और बच्चा, लेट्स से हम यहाँ लिख देते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को पिक किया। लक्ष्मण को पिक करने के बाद अब बस जो है वो कहाँ पहुँच गई, स्कूल पहुँच गई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम सिंपल ज्योमेट्री का यूज करेंगे। पाथ, ये पाथ रास्ता जो कवर करा है, ठीक है ना, ये पाथ है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। तो टोटल पाथ की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, लाइन, ये वाली लाइन देखिए, AC प्लस CB, दिस इज द टोटल पाथ। कैमरे में दिख रहा है ना। चलिए, तो टोटल पाथ की अगर हम बात करते हैं तो टोटल पाथ यहाँ क्या हो गया, AC प्लस CB, राइट। तो अगर हम AC प्लस CB की बात करते हैं तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द बस इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो टोटल पूरा पाथ बस ने राम के घर से लेके स्कूल तक का कवर करा है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, हाँ बस हो सकती है कहीं आगे से भी आ रही हो तो वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर बेसिकली इनिशियल पॉइंट कैलकुलेशन, कहीं तो कैलकुलेशन शुरू करोगे ना आप, तो हमने इनिशियल पॉइंट राम का घर ले लिया। ठीक है, हम कहीं और भी ले सकते थे इनिशियल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट तक जाने तक जो पूरा पाथ कवर हुआ है वो डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस के लिए क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस।
तो हम मेजर करते हैं सबसे छोटा सेंटीमीटर्स में, या मेजर करते हैं मीटर्स में या किलोमीटर्स में। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो मीटर्स में हम यहाँ बात करेंगे। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर्स, राइट। अभी और भी हम बहुत कुछ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पहले में जो जरूरी है वो बात आपको डिस्टेंस। और अब नेक्स्ट टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, बड़ा भाई है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा भाई है। यानी कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, द होल पाथ कवर्ड बाय द बस। अगर ऐसा होता कि बस को कोई भी बच्चा पार्क से पिक नहीं करना था, तो उस केस में क्या होता, उस केस में बस सीधा कहाँ से जाती, सीधा राम को पिक करती और ये वाला रास्ता फॉलो करती ना। तो द स्मॉलेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बस इज डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से बस ने ये जब रूट कवर करा, तो ये क्या था बेटा, ये टोटल पाथ हो गया था, क्योंकि बस को यहाँ से एक बच्चे को लेना था। बच्चे को यहाँ से बस को लेना था, बस को यहाँ से बच्चे को लेना था, तो इसीलिए ये किया। लेकिन अगर हम कहें कि बच्चे को लेना ही नहीं था, सीधा जाना, तो अब क्या होगा, बस क्या ऐसे घूम के जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी बस घूम के। यहाँ से राम को पिक करा और सीधा कहाँ पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई। तो द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात मेरी? तो यहाँ क्या आ जाएगा, द शॉर्टेस्ट पाथ covered by the object or body is called displacement। और अगर अब हम बात करें कि ये भी तो क्या है, दिस इज ऑल्सो पाथ, भले ही छोटा है, छोटा रास्ता, लेकिन है तो पाथ ना, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सेम मीटर। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट करिए, 1 2 3, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम, एरिया, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाई जाती हैं। इतना सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या है, जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट, यहाँ पर वर्ड मेजरमेंट ना यूज होकर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए वर्ड यूज होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे मास 80 kg, 80 मीटर, 80 किलोमीटर्स। मीटर और किलोमीटर्स की बात करें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ गया, केजी की बात करें तो मास आ गया, टाइम की बात करेंगे तो आवर्स आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और यहाँ हम वर्ड मेजरमेंट ना यूज़ कर हम वर्ड यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड। जो मेजरमेंट करके जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? तो
तो इधर देखिए दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पहले बात करेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, टाइम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। Those physical quantities which possess magnitudes are called as scalar quantities. Clear? तो यहाँ क्या आ जाएगा, those physical quantities which possess magnitude are known as scalar quantities। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। क्या है, मैग्नीट्यूड जिनका हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाती है बेटा वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी समझाने से पहले आइए इधर देखिए कितनी तरह की मेन डायरेक्शंस होती है, 4 मेन डायरेक्शन होती है। लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। अब अगर हम बात करें सब डायरेक्शंस की, 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, राइट। अब यहाँ डायरेक्शंस क्यों हम समझ रहे हैं बेटा, वो क्वांटिटीज जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन दे हैव डायरेक्शन ऑल्सो, कि किस डायरेक्शन में बेसिकली एक्ट वो क्वांटिटी कर रही है। तो यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, या नॉर्थ वेस्ट है, या वेस्ट है। यहाँ डायरेक्शंस भी आ जाएगी कि कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वो क्वांटिटी है वो एक्ट कर रही है, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। मैं फिर बोलूंगी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होगा ना, क्या बोला मैंने, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दीज आर द 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन निकल के आएगी बेटा, दोज फिजिकल quantities which possess direction as well as magnitude are called, again I am writing physical quantity, are called vector quantities, right। अगर यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी,
दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारी एक्सेट्रा फोर्स है, बहुत सारे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं जहाँ पर डायरेक्शन का भी रोल होता है। क्लियर है? ये हम आगे आगे देखते जाएंगे बेटा कैसे होगा रो। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जिनके पास है वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, 1 2 3, जल्दी वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। ओके, मैं रब करती हूँ। तो अब जरा हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर क्वांटिटी वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट अगर हम देखें, ओनली possess मैग्नीट्यूड, यहाँ possess मैग्नीट्यूड as well as direction। It can't be zero, कभी भी स्केलर क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती है, बट इट कैन बी जीरो, वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, राइट? इट कांट बी नेगेटिव। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है मैम, कि ये नेगेटिव कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। देखो मेजर कैसे करेंगे, यहाँ हमने जो मेजरमेंट सीखा था, अगर हम डिस्टेंस को लेके बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो डिस्टेंस है, राइट? और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा तो यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ तो क्या था? टोटल पाथ, टोटल पाथ को ऐड हमने कर दिया था। याद है ना हमने क्या करा था? AB प्लस CB, यही कुछ करा था। सॉरी, AC प्लस CB, ये टोटल पाथ था। अगर हम मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको याद हो तो A पॉइंट से शुरू करके B पॉइंट पे बस ने आना था, वही था डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये कैमरा में आ रहा है ना? लेट मी चेक, एक मिनट चेक करो। तो इधर देखो बेटा, अब जीरो कैसे हो सकता है? अगर बस इनिशियल पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या नहीं होगा? क्यों जीरो होगा? देखो बस ऐसे गई और फिर दोबारा वापस ऐसे आ गई। यहाँ देखो, क्या उस केस में फाइनल पॉइंट ये होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ से बस ने स्टार्ट करा था बस वहीं आ गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। 2 - 2 इज 0, होता ही नहीं होता। तो इनिशियल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज 0, तो इट कैन बी 0। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियल पोजीशन की वैल्यू ज्यादा हो। अगर इनिशियल पोजीशन की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी
तो नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर इनिशियली ज़्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है। फाइनल की ज़्यादा रहेगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इट कैन बी नेगेटिव, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों ज़ीरो नहीं होगा वो भी ध्यान से सुनो। सपोज करो ये लेते हैं हम, कहाँ था, ए पॉइंट पर थे, बी था पॉइंट और सी था, ये ऐसे ऐसे और वापस ऐसे, तो यहाँ टोटल पाथ क्या हो जाएगा, टोटल पाथ ही रहेगा। यहाँ पर टोटल पाथ क्या है, ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, दिस इज द टोटल पाथ। ये ना तो कभी जीरो होता है और ना ही कभी नेगेटिव होता है, राइट। और अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव भी आ जाता है ना बेटा, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में हम नेगेटिव की बात करते हैं तो दैट नेगेटिव साइन ऑल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन। मोशन, जब मोशन और डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के, एक ऑब्जेक्ट का मोशन होता है ऐसे, राइट, और कोई भी चीज उस पर, जब अब हम आगे आगे इसको पढ़ेंगे कि भाई जो मोशन है वो बेसिकली हो कैसे रहा है, फोर्स लगने से हो रहा है ना मोशन, तो फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और मोशन जो है वो ऐसे हो रहा है, तो इन दैट केस भी नेगेटिव साइन आता है। तो नेगेटिव साइन बेसिकली डायरेक्शंस के लिए भी होता है, ठीक है। और फिजिक्स में बेसिकली अगर हम नेगेटिव साइंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए होता है। कीप माय वर्ड्स, ये आगे यूज आएंगे मेरे वर्ड्स। नेगेटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन। इसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए। ये बहुत छोटे से, थोड़े से मैंने आपको 9th क्लास के हिसाब से ही पॉइंट्स बताए हैं। अभी आपको इन्हीं पॉइंट्स में से फोकस करके स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझना है। अभी इसमें पीएचडी नहीं करनी है, नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 9 के टॉपिक पे ही फोकस करना है। 1 2 3, राइट। वीडियो पॉज करो, फटाफट उतारो। चलिए मैं इरेज करती हूँ, आगे हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ये हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने या डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने, ये हम पढ़ रहे हैं, राइट। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं मोशंस में पहले फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के साथ डील करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो क्वांटिटीज है वो क्या क्या है, राइट। इधर देखो, फिर स्पीड पे हम आ जाते हैं। स्पीड मेरा लिखते ही सबके दिमाग में आया, हाँ स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबको मालूम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, दैट इज स्पीड। अगर हम स्पीड की डेफिनेशन लिखना चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in given time, so that is speed, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड की एसआई यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की क्या होती है बेटा, मीटर। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। दिस इज मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं ऐसे। क्यों, ये देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, कोई दिक्कत। और ये एक्सपोनेंशियल्स हम जो है 8th क्लास में पढ़ते हैं बेटा। ये यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है। दिस इज इन डिनोमिनेटर। अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी बात, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी वाली सारी बातें इसके साथ जुड़ जाएंगी। इट कांट बी नेगेटिव, इट
है और ना ही जीरो हो सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म आती है स्पीड के साथ ही, स्पीड की ही बहन है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं ना तो बेटा वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन टाइम, और सॉरी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। ऐसा यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी वाली ही सारी बातें यहाँ आके जुड़ जाएंगी। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल हो सकती है। बेसिकली वेलोसिटी को अगर हम बात को करें तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेलोसिटी के लिए हमने सिंपल ले लिया v, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी। और क्या है, मैंने बोला है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट हमेशा ऐसे करते हैं, एक एरो जो है वो लगा दिया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, वो क्या है उससे रिप्रेजेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये नहीं कि स्केलर क्वांटिटी पे एरो लगा दोगे तो ये जो है स्केलर वेक्टर बन गया, नहीं, जो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हीं के ऊपर ही आप एरो लगाएंगे। क्लियर है? तो ये है वेलोसिटी। अब मैंने ये टर्म्स आपको बताई है, क्यों बताई है, क्योंकि हम आगे जो है वो मोशन के टाइप जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए फटाफट, 1 2 3 वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कुछ समझ नहीं आया? आओ कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, फ्रूट चार्ट नहीं, डिस्टेंस और टाइम। हम वही मीटर्स में लेंगे, डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, राइट। लेट अस से 2 मीटर्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कवर करती है 5 सेकेंड में, लेट से कार है 5 सेकेंड्स में, ठीक है। यहाँ मैं बारी बारी मीटर नहीं लिखूंगी। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ 2 आए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से आगे 4 इन 10। अब इधर देखो इक्वल डिस्टेंस 2 प्लस 2 4 6 15, या इंटरवल देखो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 10 minus 5 is 5, 15 minus 10 is 5, that is equal interval of time। जब ऐसी सिचुएशन देखने मिलती है तो क्या कहलाया जाता है, दैट मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम यहाँ पर इसको ग्राफ में प्लॉट करें, यस ग्राफ मतलब ग्राफ पेपर में नहीं आपको प्लॉट करना होता बेटा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। नहीं, ये ग्राफ आपको आपकी जो नोटबुक होती है, रजिस्टर जो होते हैं उसी में प्लॉट करना होता है। बस आप ये समझिए
ग्राफ में 2 एक्सिस होती है, वैसे तो 4 होती है, x y, और यहाँ पर क्या आ जाता है x दैट इज इन नेगेटिव, y इज इन नेगेटिव, ठीक है ना, इसका नेगेटिव नेगेटिव वाला भी आ जाता है। तो हम बस पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही डील कर रहे हैं, तो मैं 2 ही एक्सिस लूंगी। टाइम ऑलवेज कम्स एट x एक्सिस एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का हमें ग्राफ बनाना है ना, तो हम यहाँ पर y एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे हमेशा और x एक्सिस पे टाइम। टाइम था सेकंड्स में, डिस्टेंस है हमारा मीटर्स में। ऐसा क्यों है कि हमने टाइम जो है वो लिया है x एक्सिस पे और डिस्टेंस जो है हमने y एक्सिस पे लिया है? सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, मैं बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या टाइम किसी क्वांटिटी की वजह से चेंज होता है? नहीं ना, टाइम तो जो है वो है ना, टाइम तो अपने ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अपनी स्पीड से, वो तो किसी भी क्वांटिटी की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जिसके ऊपर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का कोई असर नहीं होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस एक इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है और वाई एक्सिस पे वो एक्सिस ली जाती है जो यहाँ ये वाली क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। कोई भी हो सकती है, यहाँ तो हमने टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, राइट। तो अब इसको प्लॉट करते हैं, टाइम यहाँ, ठीक, और डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। चलो, तो अब इसको करते हैं, यहाँ कोइंसाइड होगा, यहाँ कोइंसाइड होगा और ये यहाँ कोइंसाइड हो जाएगा, और देखिए अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारी बन जाएगी, राइट। तो दिस AO indicates uniform motion in equal interval of time, equal distances covering. So this is the stage of uniform motion. Clear? करिए, ग्राफ प्लॉट करिए। यहाँ से देखिए, इस ग्राफ से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इधर देखो, लेट्स से कि हमें यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना होगा? ये हमने कर दिया। तो यहाँ देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है या कितनी डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें कवर हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, तो इनिशियल और फाइनल की अगर हम माने, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम देखिए, टाइम इंटरवल क्या है? 15 माइनस 10, यही रहेगा। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा? ये देखिए, 6 माइनस 4, जो इतने हिस्से में, क्योंकि हमें इतने पार्ट की हमने बोला है हमें करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट अगर हमें करना है ना, ये दिस चीज़ निकालनी कि यहाँ पर कितनी है ये स्पीड, ये जो लाइन है इसको किसको शो कर रही है? स्पीड को यहाँ शो करती है, ठीक है। तो यहाँ देखो 15 माइनस 10, तो ये बेसिकली क्या हो गया? 2 माइनस 5, 2/5 हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड। और अगर यहीं यहाँ पर भी देखें बेटा, हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो सेम ही स्पीड निकल कर आएगी। मैग्नीट्यूड, मैं बार बार स्पीड क्यों बोल रही हूँ? आप कहोगे मैम यहाँ तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल करा है, तो आप फिर वेलोसिटी बोलनी चाहिए, हम स्पीड बोल रहे हो। मैं स्पीड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड बिलोंग्स टू स्पीड, डायरेक्शन बिलोंग्स टू वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहाँ से समझ में आए, इस ग्राफ से हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंट ए, ये था बी, पॉइंट बी से लेके ए तक के बीच में ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी थी, कितनी है? तो हमने यहाँ पर क्या करा? हमने यहाँ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, राइट।
के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If we talk about non-uniform motion, तो non-uniform motion basically क्या है? When the object covers equal distance in unequal interval of time, or unequal distance in equal interval of time, the object is said to be moving in non-uniform motion. Clear हुई मेरी बात? देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म से ही बात क्लियर है, जो यूनिफॉर्म ना हो, जो एक जैसा ना हो, वही तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन unequal interval of time, or unequal distance in equal interval of time, the object is said to be in non-uniform motion. ठीक है, तो अगर हम यहाँ ग्राफ की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो वही टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज इन मीटर्स, दैट इज इन सेकेंड्स, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ओ। तो इसके लिए ग्राफ इस तरह से होता है, कर्व। इसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, कभी भी कर्व होगा, जिगजैग भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझ गए आप, ऐसे कर्व जा रहा है ना, जैसे ये this curve is shows here, OA is shows non uniform motion. क्लियर, ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को पोस्ट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ से भी स्पीड वेलोसिटी कैलकुलेट करी जा सकती है। तो लेट्स से कि यहाँ में यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट सी ले लेते हैं, और इतने ये वाली बी से लेके सी तक के बीच में वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है। तो वही है, हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इंटरवल्स कैलकुलेट करेंगे, और स्पीड या वेलोसिटी जो है हम कैलकुलेट इसमें भी कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा, हमने स्पीड की बात करी, राइट, वेलोसिटी की बात करी। तो हम यहाँ आ जाते हैं, एक टर्म आती है एवरेज एवरेज स्पीड। बेसिकली एवरेज हम किसी, जब बहुत सारे हमें नंबर्स दिए होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैथमेटिक्स में एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनके सम को हम डिवाइड कर देते हैं, जितनी नंबर की ऑब्जर्वेशन होते हैं। लेट से
अगर हम मैथ्स की बात करें और हमें एवरेज निकालनी है तो हमारे पास नंबर है x1, x2, x3 सो ऑन xn। कितने नंबर है? n टर्म्स तक है, nth टर्म्स है हमारे पास। तो अगर हम इसकी एवरेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन प्लस xn। और नंबर्स कितने? n नंबर्स हैं, तो n नंबर से डिवाइड करते हैं, याद है? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर हो गई है हमारे पास? 6 तो नंबर है। और इनकी ऑब्जर्वेशन, इनका एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो इसको सॉल्व करके जो भी एवरेज आएगा। तो अब हम एवरेज स्पीड की यहाँ बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? यानी कि जो व्हीकल, ऑब्जेक्ट, बॉडी, जो भी कोई कुछ मूव कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है इन अ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, लेट्स से कि S1 करा, S2, S3, S4, S1, S2, S3 आर डिस्टेंस covered by the body in time t1, t2, t3, t4 and so on। क्लियर है? तो अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या करेंगे? वी टेक टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस की अगर यहाँ बात करें तो कितना है? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। टोटल टाइम कितना है बेटा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो यहाँ से आ जाती है एवरेज स्पीड। इट मीन्स द स्पीड, इट मीन्स द स्पीड, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो इट मीन्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। ठीक, इसी तरह से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यही होगा, द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अच्छा एक बहुत ज़रूरी बात मुझे एकदम याद है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड के और वेलोसिटी के, तो इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली यानी कि स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तब द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल और सेम। इस केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में या यूनिफॉर्मली मूव करता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्पीड, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं एक और टर्म की तरफ, दैट इज एक्सलरेशन। अगर हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी व्हीकल में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या वो व्हीकल एक ही स्पीड से चलता रहता है? या हम अगर पैदल भी चल रहे हैं तो क्या हमारी स्पीड हमेशा एक ही रहती है? क्या मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का वो हमेशा सेम रहता है? नहीं, चेंज
चेंज होता है मैग्नीट्यूड? क्या डायरेक्शन सेम रहती है? नहीं, चेंज होती है डायरेक्शन। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पर बात आती है किसकी? वेलोसिटी की। यहाँ कहीं ना कहीं बात आ रही है, यहाँ मैग्नीट्यूड की भी बात आ रही है, यहाँ डायरेक्शन की भी बात आ रही है, राइट। तो एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या कि टाइम के साथ साथ स्पीड जो है या मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। दैट लीड्स टू द टर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज, इट मीन्स दिस सेज टाइम इज प्ले अ रोल हियर। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आना, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। u is initial velocity, v is final velocity, t is time. We can rewrite the formula. The formula is this is the formula to calculate the acceleration. And if we talk about the SI unit, that is meter per second square, or we can write it like this also. Clear है? नोट करिए इसको बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब डिक्रीज करेगा तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इन दैट केस द वर्ड इज यूज्ड एज रिटार्डेशन, राइट। और रिटार्डेशन जो है वो किस में आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और फाइनली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रिटार्डेशन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखो तो पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सब समझ में आया आपको कि जब वेलोसिटी में अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when velocity of an moving object is increases with equal interval of time। जब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो तब कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? when there is increase in the velocity but the time interval is not equal। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? जो वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है वो भी इक्वली इंक्रीज करेगी। 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई, फिर 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना होता जा रहा है? इंक्रीज 2 का इंक्रीज होता जा रहा है, इक्वल इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेट्स से ये 2 सेकेंड में हुआ, ये 4 सेकेंड में हुआ, ये आगे 6 सेकेंड में हुआ। ठीक है ना? तो इंटरवल अगर हम देखें तो 2 का इंटरवल है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में
या तो ये अनइक्वल होगा या फिर टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा। जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल रहेगी तो टाइम इंटरवल अनइक्वल रहेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगी अनइक्वल रहेगी तो टाइम इंटरवल क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। क्लियर है बेटा ये बातें? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्वियसली वेलोसिटी भी क्या है, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस अनइक्वली in equal interval of time or increases equally but in unequal interval of time. Clear है? That is non-uniform velocity. ठीक, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक बात मैंने बोली कि ऐसा नहीं है कि हर एक केस में सिर्फ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज ही करेगी, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज भी करेगी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ तो वर्ड क्या आएगा, रिटार्डेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह वर्ड क्या जाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमेशा जो है वो नेगेटिव में आता है। जो मैग्नीट्यूड है रिटार्डेशन वो हमेशा किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ देखिए, व्हेन velocity of the object decreases, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इट डिक्रीजेस विद टाइम, ऑब्वियसली इट नोन एज रिटार्डेशन। Always comes with negative sign. इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बस बात यहाँ पर ये रहेगी कि इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम रहेगी। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का साइन आएगा। पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का ज़्यादा होगा तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ज़्यादा आते ही आपको पता चल जाएगा, दैट इज़ द केस ऑफ रिटार्डेशन। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे वो हम देखते हैं, पहले आप ये नोट करिए। कर लिया नोट, चलिए अब देखते हैं हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को एंड रिटार्डेशन को। एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ जो है चलिए एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, या वही फॉलो करेंगे, टाइम आएगा एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। तो एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा, ये हम ओरिजिन ले लेते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, इक्वली इंक्रीज कर रही है तो दिस ओ ए इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो ये वाला ग्राफ हो गया, PO इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर हुई ये बात? ओ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, और
अगर हम बात करते हैं किसकी, ओ बी की, तो ओ बी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रही है। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, रिटार्डेशन की। तो रिटार्डेशन में क्या पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। इनिशियली वेलोसिटी, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इनिशियली वेलोसिटी ये थी, डिक्रीज करते करते वेलोसिटी यहाँ आ गई, या ऐसे हो गई, ये हम ले लेते हैं ए बी सी। तो ये किसको शो कर रहे हैं, बताइए, रिटार्डेशन को, राइट। और अगर कंबाइन आ जाए आपको ग्राफ जिसमें बॉडी एक्सलरेट भी कर रही है और रिटार्डेट भी कर रही है, तो यहाँ हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ वो वेलोसिटी, तो यहाँ देखिए ये एक्सलरेट हुई, ये, और फिर ये डी एक्सलरेट, ओ ए बी सी। अब ये क्या है, ए बी, ये तो पता ही नहीं है, यहाँ तो पता है, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। पर ए बी पर क्या हो रहा है, बताइए जरा, सोचिए। ए बी पर ध्यान से देखिए बेटा, ए बी पर क्या हो रहा है, इधर देखो, जब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जब वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा, तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन जीरो। तो ये वही केस है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी के साथ। बेसिकली एक्सलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज एक्सलरेशन ना। जब टाइम चेंज ही नहीं आएगा टाइम के साथ वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, तो एक ऑब्जेक्ट है एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो यहाँ दिस इज द केस ऑफ जीरो एक्सलरेशन, हियर ए इज जीरो, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, हियर द एक्सलरेशन इज इंक्रीजेस, यहाँ जीरो है, और यहाँ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्लियर हुआ बेटा। इसको भी कैलकुलेट करने का वही तरीका है कि क्या, ऐसे हम स्लोप्स जो है वो ड्रॉ कर देंगे, और जिस भी पॉइंट पे हमें निकालना है इंटरवल्स को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि जब इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो रिटार्डेशन होगा, दिस इज द रिटार्डेशन, राइट। और यहाँ देखिए, यहाँ एक्सलरेशन भी हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो क्या हो गया, जीरो हो गया है, और रिटार्डेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ग्राफ को नोट करिए, समझिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब हम जाएंगे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ, जहाँ से बेसिकली न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर से बनते हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका आपको समझना। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ।
AT equals to V minus U. Second, S equals to UT plus half AT square. We talk about third equation. 2AS equals to V square minus U square. A is here acceleration. V is final velocity. U is initial velocity. S is distance. T is here time. These three equations of motion are also known as position time relation. Oh sorry, velocity time relation. First relation is known as velocity time relation. Second one is position time relation. Third one is velocity position relation. Now these three relation will go to derive by using graphical method. Graphical method से ही इन्हें हम derive करेंगे. That is in your syllabus only by using graphical method. So let's start. Let's plot a graph for deriving these three equations. Again, I am taking x axis and y axis. This is the point of origin, right? Now let's say the object is moving with some initial velocity from here, so and reaches from this to this point, right? Let's say the initial velocity by which the object is moving is u. It means OA is equals to u, and the final destination of the object is this. This is the final destination. It means from here, let's say it is B, it is C. From O to B, it is final velocity B. It means OB is equals to V. Now I am draw some lines here. Give this point as D and this is as E and this is time as we already know it, and here velocity as we take initial and final velocity, and let's say the time taken to reach the point from A to C is T. A से C तक जाने के लिए जो टाइम लगा है वो क्या लगा है? T टाइम लगा है. तो it means OE is equals to T. It is very much clear from the graph, and look at the graph carefully. Observe OADE. It is a rectangle. OADE rectangle. It means OA must be equal to DE and OE must be equals to AD. As we know OA is equals to U, it means DE also equals to U. OA equals to T, AD equals to T. It is clear that the two opposite sides of the rectangle is equal. तो दो साइड जो रेक्टेंगल की अपोजिट होती है वो इक्वल होती है, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है. क्लियर है? देखिए ग्राफ से समझिए बहुत अच्छे तरीके से. Now we have to calculate the velocity between point A and B of the object. A और B के बीच में क्या होगा? अभी देखो OA U है, OB V है. अगर मैं V में से U माइनस कर दूँ तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा. मीन्स AB is B minus U. If AB is B minus U, it means DC is also B minus U and EC is V, right? Like if OB is equals to what? CE equals to V.
clear, and BA is equals to CD equals to V minus U. It is very much clear from the graph that it is from the rectangle ABCD and from the rectangle OBCE. Clear? And here we are taking velocity time graph. क्लियर है? देखिए, ध्यान से देखिए, इसको प्लॉट करिए, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि क्या चीज किसके इक्वल है. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज AT इक्वल्स टू V minus U. This we have to calculate. It means we have to, this is the velocity time relation. So from here we have to find the velocity time relation from the graph only. यहाँ से हमें velocity time relation निकालना है. तो velocity time relation के लिए अगर हम सोचे velocity time relation, velocity और time के relation से ऐसी कौन से physical quantity में मिलती है? तो rate of change of velocity is acceleration. पढ़ा था हमने, ठीक है. इससे पहले यही पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट. तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, यहाँ से इनिशियली u था यहाँ तक, फिर यहाँ से जाते जाते v हो गया. तो क्या ये वाला स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट स्लोप AC कर सकते हैं ना. ये देखो, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल क्या करना है हमने, ये देखो यहाँ से स्लोप AD इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम. और स्लोप AD दे क्या रहा है हमें, दैट इज एक्सेलरेशन. क्लियर. और ये क्या हो जाएगा, CD अपॉन AD, यही होगा. और CD इज V minus U and AD इज T. देखो ध्यान से, AD T है और CD क्या है, V minus U है या नहीं. ये देखो हमने यहाँ लिखा भी है. तो इधर से we get the first relation आ गया. This is our first equation of motion. Got it? चलिए नोट करिए फटाफट. बहुत ही इजी है, ग्राफ समझ में आना चाहिए और ये सारे रिलेशन हम इजीली निकाल सकते हैं. चलिए आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. इधर साइड हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, रब करते हैं. और अब इधर हम करेंगे, इसे नहीं रब करेंगे क्योंकि ग्राफ की हमें जरूरत है. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दी पोजीशन टाइम रिलेशन. अब हमें पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है. तो पोजीशन टाइम रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हमेशा ध्यान रखना, द एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जितना भी एरिया जो है वो कवर्ड करा है ऑब्जेक्ट ने अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट एरिया इज रेफर एज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ये जो एरिया है, यहाँ देखो कितना एरिया कवर करा है. यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू करेंगे. ये जो मैं शेड पोर्शन को शेड करती जा रही हूँ, ये एरिया जो है वो कवर किया है, दैट शेडेड पोर्शन. तो अगर आप इस शेडेड पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक तो नजर आ रहा होगा रेक्टेंगल और एक शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा ट्रायंगल. आ रहा है नहीं आ रहा, ध्यान से देखो. तो दिस एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज व्हाट, इट डिस्टेंस. ठीक है. तो जो एरिया कवर होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, उसे डिस्टेंस हम कहते हैं. तो आइए इसको हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस को. तो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन. तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया कवर्ड अंडर दी velocity time
इज डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। अब भाई ये मत सोचना कि डिस्टेंस कैसे होगा, देखो मैं वो भी बता देती हूँ। इधर देखो, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये मत बोलना मैम यहाँ पे डिस्टेंस क्यों है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हियर वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बिलोंग्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एनीथिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन की हम बात करते हैं ना बच्चे, तब दिक्कत वाली बात है, तब हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, तब हम डिस्प्लेसमेंट ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो, वेलोसिटी इनटू में टाइम इज डिस्टेंस, राइट। अब इधर देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, इसके क्या होते हैं सेकंड, कट के क्या बच जाएगा मीटर, एंड मीटर इज द डिस्टेंस यूनिट। आया, व्हाई आई एम सेइंग दैट एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रेफर एज डिस्टेंस। इतना बात क्लियर है सबका। चलिए देख लीजिए, नोट करना है तो करिए फटाफट से, 1 2 3, चलिए फटाफट, डन। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं तो बेटा यहाँ जो एरिया कवर किया गया, दैट एरिया इज इक्वल्स टू दैट रेक्टेंगल OADE प्लस ट्रायंगल ADC, यही है। अगर हम रेक्टेंगल की, तो इसको तो हम S लिख देते, एरिया कवर्ड अंदर, तो दैट इज डिस्टेंस, तो ये तो हो गया हमारा S। अब यहाँ बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यही होता है। तो OA इंटू में OE। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस AD हो गया, और हाइट क्या होगी बेटा यहाँ पर DC, तो प्लस में हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है यहाँ पर बेटा, चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपके लिए, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये तो सबको पता ही होता है, L इंटू B होता है बेटा ये। तो आइए, बेस क्या है यहाँ पर बच्चे, AD, और यहाँ हाइट क्या है DC, राइट। तो अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। OA यहाँ से देखेंगे, OA इज इक्वल्स टू U, क्लियर है। OA की वैल्यू क्या है, U है। OE की वैल्यू क्या है, T। AD की वैल्यू देखिए, कहीं तो हमने लिखी होगी जरूर, AD is T again, then DC की भी वैल्यू हमने कहीं ना कहीं जरूर लिखी होगी। तो लेट्स चेक, CD या फिर DC is V minus U, right। but this is position time relation, we did not need this, we have to remove this velocity, because this is not velocity time relation, this is what, this is position time relation. For getting the position we have to remove this quantity, clear। So from this we can remove it by using first equation of motion, V minus U equals to AT। तो यहाँ हम लिख देंगे, 1 मिनट, कैमरे में आ रहा है ना बेटा सब, यस। तो यहाँ से मैं इसको दर्ज करती हूँ, S is become UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कैसे, V माइनस U इक्वल्स टू AT। तो हमने V माइनस U की जगह क्या पुट कर दिया था, AT, और T एक पहले था, चलो मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। देखिए T था पहले और ये AT और आ गया, तो ये आगे हमारे पास S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आ गया हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। डन। देखिए अच्छे से समझिए इसको, क्लियर है। चलिए
कोई भी डाउट अगर रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नोट कर लिया बेटा, बीच में वीडियो को पॉज करके ना नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। चलिए नाउ वी हैव टू कैलकुलेट or derive the third equation, that is position velocity relation or velocity position relation. For this we again see the area cover under this graph. If you see that become trapezium, the area of triangle plus area of rectangle become trapezium. This here trapezium is OA C E, that is the trapezium। और trapezium का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, याद करिए जरा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, क्या यही होता है? और ये जो एरिया, दिस एरिया इज कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिलोंग्स टू डिस्टेंस। फाइन, तो हियर फॉर वेलोसिटी position relation area of trapezium OA B OA C E, right, and ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू S, वो हम बाद में लिखेंगे। और इसका क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, क्या यही होता है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। दिस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह हमने S लिख लिया क्योंकि द एरिया कवर्ड अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज बिलोंग्स टू डिस्टेंस, तो इसकी जगह डिस्टेंस आ गया हाफ। अब यहाँ पे पैरेलल साइड देखिए, कौन कौन सी पैरेलल साइड है? OA and EC is the parallel side here, right? और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हाइट क्या है ट्रेपेजियम की? OE is the height, तो OA प्लस CE इंटू में OE, यही आएगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या आ गया ये आपका? दिस विल U, दिस विल V, right, and this will T. But here we do not need this time because this is velocity position relation, so we have to remove this time, and this time will be removable from this equation. From first equation we can rewrite this. We have first equation AT. So T from here is this. So at the place of T we can put this value. So S equals to upon A, right? Clear? इतना clear है? हो या v प्लस यू, एक ही बात है, v माइनस यू। ये कुछ फॉर्मूले जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा? देखो a माइनस पी, a प्लस पी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लग रहा है नहीं लग रहा? कुछ ऐसा, राइट? दिस इज a, दिस इज b, a b, तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस डन। देखिए इसको नोट करिए। चलिए कर लिया नोट।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। अभी तक हम ये जो पढ़ रहे थे ये सारा क्या था बेटा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ये हमारा खत्म होता है, बट इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है वो पूरी सॉल्व करेंगे और उसके अलावा भी और न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इस पर बनते हैं, राइट। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सर्कुलर मोशन। तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन बात आते ना सबको ऐसे ब्लू ब्लू कलर की अर्थ नजर आने लग जाती है, येलो येलो कलर का सन नजर आने लग जाता है, और ऐसा लगता है अर्थ जो है वो सन के ऐसे चारों तरफ घूम रही है। एग्जैक्टली दैट इज सर्कुलर मोशन, नथिंग एल्स। सन, दिस इज अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ, and earth is moving in a circular motion around the sun। अर्थ सर्कुलर मोशन में सन के अराउंड मूव कर रही है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड के साथ अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है, कभी स्पीड तेज और कभी कम नहीं होती है। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द मोशन ऑफ द अर्थ दैट इन सर्कुलर ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। कीप माय वर्ड्स, हैव attention on my words that I am using speed not velocity, because the velocity is not uniform. Velocity is not uniform. The magnitude of velocity, it means speed, is uniform, but the direction is changes every time. We will learn it very soon. ठीक है, तो यहाँ से यानी कि इसका क्या मतलब, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने सन अर्थ की बात करी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही घूमता है। क्लियर। अब मैंने ये बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन मैंने बोला स्पीड यूनिफॉर्म है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। चलो आओ एक और आते हैं। एक ही हमने सर्कुलर ट्रैक लिया, राइट। एक ऑब्जेक्ट ने बेटा मूव करना स्टार्ट करा, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, ए पॉइंट से घूमना स्टार्ट करा। जब ए पॉइंट से घूमा तो पहले डायरेक्शन कुछ ऐसे थे, ये देखो डायरेक्शन मैंने इसलिए, डायरेक्शन हमेशा हम टेंजेंट लेते हैं, डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, दैट इज टेंजेंट। सर्कल से ऐसे पास होकर लाइन जाती, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, बहुत जल्दी सा बन गया। तो इधर देखो दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब घूमते घूमते पॉइंट बी पर आ गया, तो पॉइंट बी पे अगर हम टेंजेंट की बात करें तो कुछ ऐसे जाएगा। अब घूमते घूमते पॉइंट सी पर आ गया, तो पॉइंट सी से अगर हम टेंजेंट की बात करें तो कुछ ऐसा जाएगा, डी पर आया। तो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट फ्रॉम एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजेस, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजेस। क्लियर, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजेस, हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी डजंट remain same because direction at each and every point is changes. Clear? So from here क्या definition बनेगा circular motion का? When an object moving around or in a circular
with uniform speed is called circular motion. इस मोशन को क्या बोलेंगे आप? सर्कुलर मोशन. इट इज क्लियर? कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा इसको. सर्कुलर मोशन क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर सबको? चलिए, तो अगर अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? सर्कुलर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं, और हमने बात करी है यहाँ पर किसकी बेटा? स्पीड की, वेलोसिटी की. स्पीड जो है मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम. मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड. बट डायरेक्शन changes at each point. Hence, speed is uniform, but velocity changes due to change in direction. डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है. ठीक, क्लियर? चलिए, अगर ये बोला जाए कि क्या कैलकुलेट करना है? इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ देखो ध्यान से, ये हमने एक सर्कल लिया, ये सेंटर लिया O, और यहाँ से हमने ये कह दिया कि इसका रेडियस क्या है? R रेडियस है. ठीक है, ये पॉइंट है ये पॉइंट. अब मैं यहाँ से लेके ये मैंने थ्रेड से एक सर्कल बनाया और इसको मैं ऐसे खोल देती हूँ. ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट A से लिया इसकी कॉर्नर और इसको ऐसे खोल दिया और इसको ऐसे खोल दिया तो क्या हो गया? एक लीनियर लाइन बन गई ना एक. ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस. और डिस्टेंस के लिए हमें ये देखना होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक. देखो, ये एक एंड तो ये हो गया, ये वाला एंड हो गया, और एक एंड ये वाला हो गया. हुआ नहीं हुआ? आप इसको दोबारा से ऐसे सर्कल में ले आए. राइट? क्लियर है? तो यानी कि दिस इज द डिस्टेंस ना, यानी कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डिस्टेंस. हियर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफ्रेंस. ठीक है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा था? शॉर्टेस्ट पाथ. वो हमें देखना पड़ेगा, वो भी इसी के हिसाब से निकलेगा. तो वो भी निकालने की हम पूरी कोशिश करते हैं. चलो आओ देखते हैं. एक ऑब्जेक्ट ने मूव करा, कहाँ से? A से B मूव करा. तो A से B जब मूव करा बच्चे, ध्यान से देखो, दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल बन गया. तो डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू सर्कमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक करा. तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 पाई r, दैट इज पाई r. और अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये तो क्या हो गया बच्चे? डिस्टेंस हो गया A से B तक का, A टू B. राइट? अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का बेटा? A टू B तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, बाय द ऑब्जेक्ट और एनीथिंग व्हिच इज इन मोशन. तो दिस इज 2r is the diameter of the circle. तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r, that is the diameter of the circle. Clear? r plus r 2r. देखिए ध्यान से, क्लियर है?
स्पीड अगर हमें निकालना होगा तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2 पाई आर अपॉन में टाइम टेकन, जितना भी टाइम लगेगा, सरकमफ्रेंस जितना भी रहेगा। जैसे यहाँ डिस्टेंस, जो जितना भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है हमने पूरे सर्कल के लिए लिया है, अगर इसके लिए लेंगे तो इसके लिए स्पीड क्या बन जाएगी, पाई आर। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी होगी तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी, बट ऑब्वियस है स्पीड से, डिस्टेंस से स्पीड निकलेगी। ठीक है, और बस इसमें इतना ही आपको करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं अभी सर्कुलर मोशन में क्लास 9 में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है मोशन का फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स जो होता है उसमें आप अपने डाउट्स जो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।